हेलो बच्चों, मैं विश्वजीत गिरी आप सभी लोग का स्वागत करता हूं अपने प्यारे यूट्यूब चैनल एजी ऑनलाइन स्टडी में। तो आज हम लोग क्लास 12th के डीएफ ब्लॉक के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और सभी लोग से निवेदन की इन सभी क्वेश्चन को अंत तक देखेंगे और सभी क्वेश्चन को अंत तक देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है जो कि 2014 में पूछा गया है, क्या प्रतिचुंबकीय आयन। तो हमें जानना है, आप देखिए क्वेश्चन से हम अपनी थ्योरी को रिवाइज कर सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका है रिवीजन करने का, क्वेश्चन के साथ साथ थ्योरी को रिवाइज करते हैं जो बोर्ड में पूछे गए हैं। बस हम बोर्ड ओरिएंटेड होकर पढ़ेंगे, ठीक है। बोर्ड जो पूछे जाए वही उसी को पढ़ेंगे। अब टाइम नहीं है, क्योंकि अब हमें वही टाइम है जो बस बोर्ड पे लिखना है, ठीक है। इसलिए हम बोर्ड में जितने भी टॉपिक पूछे गए हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। एक क्वेश्चन से जितने भी उस क्वेश्चन में जितने टॉपिक कवर हो सकते हैं उतने कवर करेंगे, ठीक है। तो चुंबकीय आयन पूछा है, मतलब हमें जानना है कि चुंबकीय प्रॉपर्टी क्या होता है। तो हम बताया चुंबकीय प्रॉपर्टी दो प्रकार का होता है, अनुचुंबकीय होता है प्रतिचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय क्या होता है, इसे कहते हैं हम लोग क्या, देखिए प्रतिचुंबकीय को कहते हैं प्रतिचुंबकीय कि क्या होता है, एक ऐसा आयन जिसके पास अनियमित इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, शून्य होते हैं। इसे कहते हैं क्या, डायमैग्नेटिक। क्या कहते हैं, डायमैग्नेटिक। इसका मतलब है इसमें एन का वैल्यू क्या होता है, 0 और एन क्या होते हैं, अनियमित इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। इसका मतलब देखना है ऐसे कौन से आयन इसमें से दिए गए हैं जिसका एन क्या है, 0 है। और हमें पता है एन कहाँ से हम इसको कैसे निकाल सकते हैं, अगर हमें इस एलिमेंट का क्या पता हो, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पता हो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता हो, तो हम पता कर सकते हैं इस हर एक आयन का एन की वैल्यू क्या है। और जिस आयन का एन की वैल्यू क्या होगी, शून्य होगी, वो क्या होगा, आपका प्रतिचुंबकीय आयन होगा। चलिए देखते हैं, ठीक है ना। हम देखते हैं पहले क्या लिखा है, कॉपर लिखा है। क्या लिखा है, कॉपर लिखा है। कॉपर +2 लिखा है और हमें पता है कॉपर +2 का क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, आर्गन 3d9। लेकिन कॉपर लिखेंगे हम कॉपर शून्य का, ठीक है। 3d9 4s1 लिखेंगे, 3d9 4s1 होता है, ठीक है। और हमें क्या करना है, कॉपर लेना है, करना है कॉपर +2 का लेना है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको 2 करेंगे। मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, आपको पता है 0 से 2 जाने का मतलब क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन निकलता है यहाँ से। तो हम यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, Ar3d9 4s0। अब देखिए 3d9 हो गया, 4s0 हो गया। अब देखेंगे इसके पास n की वैल्यू कितनी है। अब n की वैल्यू देखने के लिए हमें d के ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन को फिल करना पड़ेगा। तो हम d में भर देंगे। देखिए 3d है, इसके पास कितने कमरे होते हैं, 5, 1 2 3 4 5। तो सबके पास कितने इलेक्ट्रॉन, हर कमरे में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हर ऑर्बिटल में कम मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 होते हैं। सबके पास भरेंगे हम। देखिए 4 हो गया, 5 6 7 8, कितना बचा, यहाँ पे कहेंगे n की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। अब देखते हैं हम लोग फेरस +2 का। तो हम लिखेंगे इसके लिए Fe का पहले लिखेंगे हम, तो आर्गन 3d6 4s2 होता है। हमें किसके लिए चाहिए, Fe+2 के लिए चाहिए। तो Fe+2, ठीक है। लिखेंगे आर्गन 3d6 4s2 लिखेंगे। अब हम इसका भी d में भरते हैं, 3d 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। देखिए यहाँ पे जो n है कितने आ गए, n मतलब क्या होता है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन, मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन जिनके युग्म नहीं बने हैं। यहाँ पे एक का युग्म नहीं बना था, यहाँ देखिए 1 2 3 4 के युग्म नहीं बने हैं। यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। फिर देखिए निकल का, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 26। इसका कितना होगा, इसका 28 होता है। तो हम कहेंगे देखिए 18, फिर 3d8 4s2, कितने हो गए, 20 हो गए। अब देखेंगे इसके पास कितने होते हैं, हमें क्या चाहिए, निकल +2 चाहिए। क्या चाहिए, निकल +2 चाहिए। देखेंगे इसका Ar3d8 4s0 हो जाएगा। तो क्या है सर, आप s इलेक्ट्रॉन क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि s जो ऑर्बिटल है वो 3d के बाहर होती है, मतलब 4s जो होता है 3d से बाहर होता है। 4s के पास एनर्जी कम होती है किसके कंपेरिजन में, 3d कंपेयर में। और हमें इलेक्ट्रॉन वहीं से निकालना, तो इसके पास एनर्जी क्या होती है, कम होती है, इसलिए हम 4s इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं।
यहाँ देखिए 3D का इसको भी लिखते हैं 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 3 डिजिट हो गया। कितने बचे 2, n की वैल्यू कितना हो गया यहाँ पे 2। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। अब हम इसी के बाद देखते हैं जिंक का, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब देखते हैं जिंक का। यहाँ पे देखिए कॉपर के पास कितना है, मैं इसको नोट कर दूंगा। कॉपर के पास 1 आया है। कॉपर का कितना आया था, Cu+2 का 1 था। अब हम देखेंगे जिंक का कितना होता है 30 होता है। कहेंगे Ar 3D10 4s2 होता है। हमें क्या चाहिए, जिंक+2 चाहिए। जिंक+2 चाहिए तो हम देखेंगे, फिर इसका लिखेंगे Ar 3D10 4s0। यहाँ पे देखिए जो 3D का जब लिखेंगे, अब बनाएंगे इसको, जब भरेंगे ऑर्बिटल में तो क्या होगा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे n कितनी हो गए 0 हो गए। मतलब हमें चाहिए था n की वैल्यू 0 और यहाँ पे कौन सा ऑप्शन इसको फुलफिल कर रहा है, तो हम कहेंगे जिंक हो जाएगा। और जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या हो जाएंगे, सब जितने भी आयन यहाँ पे दिख रहे हैं सब क्या शो करेंगे, अनुचुंबकी। लेकिन जो जिंक+2 है वो क्या शो करेगा, प्रतिचुंबकी। क्यों करेगा, क्योंकि इसके पास n की वैल्यू क्या है 0 है। और इस पे सवाल कई बार पूछ जाते हैं। अगर मान लीजिए क्वेश्चन आ गया, यही क्वेश्चन आया और लिख दिया कि हमें प्रतिचुंबकी कौन है, तो आप बता दिए। मैं वो चुंबकीय आघूर्ण होते हैं उसके क्रम लिखिए, चुंबकीय जो आघूर्ण होते हैं उनके क्रम लिखिए। तो उसका फार्मूला क्या होता है चुंबकीय आघूर्ण का। इस पे भी बहुत बार सवाल पूछे गए हैं, अभी मैं आपको सवाल कराऊंगा, सवाल पूछे गए हैं। इसका मतलब समझ गया ना। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आप बताता हूँ एक ऐसा सवाल इसी से क्रिएट करके जो कि क्रम के बारे में पूछा तो कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इन्हीं आयन का क्या करते हैं, क्रम देखते हैं, क्रम। अब देखेंगे चुंबकीय के क्रम, या देखेंगे अनुचुंबकीय के क्रम। तो हम आपको बता दें, जिसके पास n की वैल्यू जितनी ज्यादा रहेगी वो क्या होता है, चुंबकीय प्रवृत्ति उसकी ज्यादा होती है। मतलब n की वैल्यू जितना बढ़ाएंगे उसकी चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होगी, उतनी ज्यादा बढ़ती है। n जितना बढ़ाएंगे उसकी चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है, उतनी ज्यादा होती है। वही उतना ज्यादा क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। इसलिए जिसके पास n ज्यादा होता है वो क्या होता है, उसके पास क्या ज्यादा होता है, चुंबकीय आघूर्ण ज्यादा होता है। क्या होता है, चुंबकीय आघूर्ण ज्यादा होता है। जैसे मैं कह दूं कि आप जितने भी आयन लिखे हैं ए बी सी डी को चुंबकीय आघूर्ण के क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो आप कैसे करेंगे, आप देखेंगे मैं ये बता दिया हूं कि कॉन्सेप्ट क्या है। जिसके पास n की वैल्यू ज्यादा होगी उसके पास चुंबकीय आघूर्ण क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। और अभी हम लोग निकाले हैं n की सबसे अधिक किसके पास आई थी, बी के पास। तो हम कहेंगे बी का सबसे अधिक हो जाएगा। सबसे कम किसका था, डी का। तो डी का सबसे लास्ट में जाएगा। उसके बाद क्या आया, आपके पास आया है निकेल आया है, तो बी के बाद क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। फिर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। फिर आपका डी हो जाएगा, सी ए, फिर आपका डी हो जाएगा। ये क्या हो गया आपका चुंबकीय आघूर्ण के क्रम हो गए। अगर इन आयनों से पूछेंगे, इन्हीं आयनों से आप जिससे भी आयन के पूछते हैं आप उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखिए, जिस स्टेट में बोला है उस स्टेट में ले जाइए और देखिए एन कितने हो रहे हैं। एन अगर ज्यादा हो गए, जिसका ज्यादा हो गया उसका क्या होगा, वह ज्यादा चुंबकीय आघूर्ण होगा। उसके प्राप्त अनुचुंबकीय की विशेष परिवर्ती ज्यादा होगी। जिसके पास एन की वैल्यू 0 हो जाएगी वो क्या हो जाएगा, प्रतिचुंबकीय हो जाएगा। ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिए। तो हम लोग चलते हैं अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ।
देखिए मैं भी जो सवाल डिस्कस किया उसी सवाल में पूछा है कि कॉपर प्लस टू, कॉपर प्लस टू पूछा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कॉपर प्लस टू मतलब कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, क्वेश्चन में दे देता है। जो बढ़िया एग्जाम्पल होता है ना, क्वेश्चन में दे देता है। कॉपर प्लस टू का कितना एटॉमिक नंबर होता है 29 में। अनयुग्मित मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन बताने जो युग्म नहीं बनाते, मतलब पेयर नहीं बनाते हैं इलेक्ट्रॉन संख्या। तो अभी हम देखे हैं कॉपर प्लस टू में कितने थे, एन की वैल्यू कितनी थी, एक थी। और एन क्या होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो हम यहां समझ गए कि एन की वैल्यू क्या होगी, एक होगी। ठीक है, मान लो क्वेश्चन पूछ देता कि कॉपर प्लस वन में, क्वेश्चन पूछ दे कि कॉपर प्लस वन में युग्मित अयुग्मित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताएं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताएं। तो आप क्या कहेंगे, इसका लिखेंगे कन्फ्यूरेशन, क्या लिखेंगे, कन्फ्यूरेशन लिखेंगे सी का AR3D10 4S0। हमें +1 चाहिए तो हम एक निकाल देंगे तो सी +1 बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा, AR3D10 4S0 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो डी है वो पूरी तरीके से भरा हुआ है, जो डी है पूरा भरा हुआ है, की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। पूछ सकता है कि कॉपर प्लस वन में बताइए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी है, कहेंगे 0 है। इसीलिए कॉपर प्लस वन होता है वो कैसा होता है, वो प्रतिचुंबकीय होता है। लेकिन कॉपर प्लस टू कैसा होता है, अनुचुंबकीय होता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन आपके बोर्ड में एक्सपेक्टेड है, एक क्वेश्चन बोर्ड में आ सकता है। ठीक है ना, 2026 में आ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और क्या है, संक्रमण धातु जो परिवर्तनशील अक्षीय अवस्था नहीं शो करते हैं। मैं बताया था जो संक्रमण तत्व होते हैं वो क्या होते हैं, उनके पास क्या होती है, वेरिएबल ऑफ स्टेट होती है। मतलब वो एक या एक से अधिक अपना क्या शो कर सकते हैं, अक्षीय संख्या शो कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे मेटल हैं, कुछ ऐसे मेटल हैं जो बस अपनी एक अक्षीय संख्या शो करते हैं। जैसे मान स्कैंडियम हुआ ओनली +3 में होता है, जिंक हुआ ओनली +2 में होता है। आपको याद रखना है, आप इसको क्वेश्चन को देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 है। लेकिन इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं एक नोट बताता हूँ। नोट 3D सीरीज में स्कैंडियम केवल +3 ऑक्सीकरण अवस्था और जिंक केवल +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। इसका मतलब यहाँ पे अगर ऑप्शन में यहाँ पे स्कैंडियम भी लगा होता तो एक से अधिक करेक्ट होते, क्योंकि बोला है कि संक्रमण जो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाते हैं। तो जो स्कैंडियम है ओनली +3 करता है, उसका 1 2 नहीं होता है, ओनली +3 होता है। जो जिंक है ओनली +2 होता है। मतलब इसको 2 से हम 1 नहीं कर सकते, इसका 3 से हम 2 नहीं कर सकते, मतलब इसको हम बदल नहीं सकते हैं। इसलिए क्या कहा है, परिवर्तनशील नहीं हो सकते, जो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाते हैं। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, जिंक। अगर मान लीजिए ऑप्शन यहाँ स्कैंडियम होता तो बी और डी ऑप्शन दोनों होता। इसका मतलब है कि आपके इस साल 2026 में ये सवाल पूछा जा सकता है। मान लीजिए ऑप्शन चेंज, इस सवाल सेम आ जाए, ऑप्शन चेंज कर दे, क्योंकि 2014 में सवाल पूछा गया है तो 2026 में सवाल पूछा जा सकता है, प्रोबेबिलिटी हाई है। तो यहाँ मान लीजिए सब कुछ सेम रहे, यहाँ पे कर दे क्या, स्कैंडियम, फिर भी ऑप्शन डी सही होगा।
तो स्कैंडियम +3 शो करता है और जिंक +2 शो करता है। ठीक है, हम ऐसे बोर्ड के जितने क्वेश्चन इस टॉपिक से आए हैं उसको ध्यान से देखते हुए चलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए ध्यान से। लिखा है जली विलयन में द्विव संयोगी आयन के चुंबकीय आघूर्ण का मान होगा यदि इसका परमाणु क्रमांक 25 है। मतलब क्वेश्चन में दिया है कि एक ऐसा परमाणु है जिसका क्रमांक कितना है, 25 है। वो कैसे होगा, द्विव संयोगी मतलब उसका चार्ज क्या होगा, +2 होगा। चार्ज क्या होगा, +2 होगा। तो हमें आप बताइए कि 25 एटॉमिक नंबर किस एलिमेंट का होता है, मैग्नीज का होता है, जो कि सबसे अधिक बार इसमें सवाल पूछा जाता है। मैग्नीज तो डी ब्लॉक का जो 3D सीरीज है सबसे फेवरेट एलिमेंट है। इससे क्वेश्चन बहुत सारे बनाए जा सकते हैं, इससे बहुत से कंपाउंड बनाए गए हैं। जैसे आपको पढ़ाया KMnO4 सबसे अहम रोल होता है मैग्नीज का। जितने भी बातें की जाती हैं सब मैग्नीज को लेकर की जाती हैं। और मैग्नीज एक ऐसा एलिमेंट है 3D सीरीज का जो सबसे अधिक अक्षर अवस्था शो करता है। कितना होता है, 0 से लेकर 7 तक शो करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछा है कि जली विलयन में द्विव संयोगी आयन के चुंबकीय आघूर्ण का मान क्या होगा बताना है। मतलब इसका चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, किसका, मैग्नीज का। किसका, मैग्नीज का। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, इसका आंसर क्या होगा, सॉल्यूशन देखिए। पूछा है कि परमाणु क्रमांक कितना चाहिए, 25, मतलब जेड की वैल्यू कितना चाहिए, 25। और ये किसकी होती है, मैग्नीज की होती है। और हमको पता है कि मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है, कहेंगे मैग्नीज का Ar3d5 4s2 होता है। ठीक है, हम कहेंगे हमें क्या बनाना है, द्विव संयोगी आयन बनाना है, मतलब इसके +2 चार्ज वाले आयन बनाने हैं। हम कहेंगे Mn+2 हो गया। मतलब यहाँ पे क्या 2 घटाना पड़ेगा, 2 कहां से घटाएंगे, डी से की एस से। आप बताएं, पता है कहां से घटाएंगे, मैं बताया हूँ कि इलेक्ट्रॉन वहां से निकालते हैं जहां पे एनर्जी कम होती है। तो हम कहेंगे 4s के पास एनर्जी क्या होती है, 3d से कम होती है। तो हम कहां से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, 4s से निकालेंगे। तो हमें कितना मिल जाएगा, Ar3d5 4s 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे इसका कितना Bm आता है। इसे कहते हैं बोर मैग्नेट्रॉन। ये किसका यूनिट है, चुंबकीय आघूर्ण का। क्वेश्चन पूछ सकता है कि चुंबकीय आघूर्ण की मात्रा क्या होती है, कहेंगे बोर मैग्नेट्रॉन। वो कैसे निकालते हैं, मैं भी आपको बताया हूँ कि चुंबकीय आघूर्ण का जो फार्मूला होता है, चुंबकीय आघूर्ण का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, n में n+2 होता है। और मैं भी आपको एक ब्रह्मास्त्र, एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिससे आप, अगर आपको n की वैल्यू पता है, आप बिना कैलकुलेशन किए आप इसका चुंबकीय आघूर्ण बता सकते हैं। ठीक है, हम इसका निकाल ले रहे हैं। पहले देखिए 5 है ना, मतलब n की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। अब लिखते हैं n की वैल्यू 5 आप पुट करते हैं। देखिए 5 5+2 ये कितना हो जाएगा, √ में 37, नहीं सॉरी 35। और 35 क्या होता है, 35 किसके करीब में है, 36 के करीब में है। और आपको पता है कि 36 का जो √ की वैल्यू कितनी होती है, 6 होती है। मतलब यहाँ जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, 6 के बहुत करीब आएगा। क्या आएगा, 6 के बहुत करीब आएगा। तो हम कहेंगे 5.92 आएगा। अप्रोक्सीमेट इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 5.92 Bm आएगी। तो आप देख लीजिए यहाँ पे इसका 5.92 Bm है, तो ऑप्शन नंबर 4 में 5.92 Bm है। तो आप अभी कह रहे हैं सर आप ऐसा क्या ट्रिक बताएंगे, देखिए जिसकी n की वैल्यू जितनी रहेगी, मैं कह दूं यहाँ कोई और आयन होता, मान लीजिए यहाँ पे मैं कह दूं कि Mn+3 हो जाए, क्या हो जाए, +3 हो जाए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट इसके पास चली जाएगी। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या है, जो क्वेश्चन में उसी को अभी रखने देता हूं। ठीक है, इसका मतलब ये है n की वैल्यू जितनी रहेगी उसका जो Bm की वैल्यू आएगा वह उससे ज्यादा आएगा। तो मान लीजिए 5 है तो 5.92 आया है, 6 है तो 6 पॉइंट समथिंग आएगा, 7 है तो 7 पॉइंट समथिंग आएगा, 8 आएगा तो 8 पॉइंट समथिंग आएगा। इसको आप करके देख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप बताएंगे कि हमें अगर 2.83, आप कमेंट में बताएंगे अगर 2.83 किसी आयन का Bm आ रहा है तो n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। मैं बता दे रहा हूँ कि n की वैल्यू 2 होनी चाहिए। मान लीजिए आपका 1.73 है तो n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। इसका आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमें लगता है आपको क्वेश्चन 1 2 3 4 आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करते हैं। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन नंबर 5 है।
जितने भी सवाल है ना सब बोर्ड में ऐसे उठ के आ सकते हैं। देखिए जो सवाल क्वेश्चन नंबर 4 25 में ताजा ताजा आया, ताजा ताजा ये सवाल हम ताजा ताजा आया है, ऐसा वाला एग्जाम में उठ के आ सकता है, सीधा उठ के आएगा, सीधा उठ के खड़े होके आएगा। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, बोला कि एक संक्रमण धातु की अधिकतम ऑक्सीकरण प्राप्त करने के लिए कौन से इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए, आपको पता होना चाहिए कि डी ऑर्बिटल जो होते हैं, जो भी ट्रांजिशन या संक्रमण तत्व होते हैं, उसके जो कॉन्फ़िगरेशन लिखे जाते हैं, उनकी क्या जनरल ट्रेंड होता है। देखिए जो डी ब्लॉक होते हैं ना, उसका जो है सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो क्या होता है, n-1 D1 to 10 NS 0 से 2, ठीक है। इसका मतलब हमें अगर मैं कहूं कि कोई एलिमेंट है उसका हमें मैक्सिमम ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी है, जैसे मान मैं मैंगनीज का मैं बताता हूं, मैंगनीज का तो कहेगा सर आप बताएं कि मैंगनीज जो होता है वो मैक्सिमम +7 शो कर सकता है। क्या शो कर सकता है, मैक्सिमम +7 आती कहां से है, बात यहां से है। अगर उस क्वेश्चन को हम समझ जाएंगे, इसको बता सकते हैं कहां से आते हैं +7, ठीक है। तो हम देखेंगे जो मैंगनीज होता है वो क्या होता है, आर्गन का 3D5 4s2 होता है, और मैं कहा हूं कि मैक्सिमम इसके पास +7 जा सकता है। और +7 कैसे निकलेगा, ये +7 कैसे निकलेगा, तो हम कहेंगे देखिए जो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पे जो 3 है ना, और यहाँ पे जो डी के आगे n-1 है, मतलब यहाँ पे n क्या होता है, सेल नंबर होता है, कक्ष संख्या होता है, क्योंकि वो बताता है कक्ष संख्या जो होता है वो पीरियोडिक टेबल में पीरियड नंबर बताता है। तो हम कहेंगे देखिए यहाँ पे n की वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, वो किसको बताती है, पीरियड नंबर बताती है। तो हम कहेंगे अगर यहाँ पे अगर हमें 3D लाना है तो n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए, क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है, मतलब जो एलिमेंट कहाँ मिलेगा, इसका जो घर किस पीरियड में है, पीरियड नंबर 4 में है, ठीक है ना। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 5 है और यहाँ पे क्या है, 2 है, तो हम कहेंगे n-1 D5 और NS2, मतलब कहेंगे 4-1 D5 4s2, तो हम कहेंगे कितना हो गया, 3D5 हो गया, ये कितना हो गया, 4s2 हो गया। अगर हमें 7 लाना है, हम इसमें से सब निकाल देंगे, इसका मतलब Mn+7 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या होगा, Ar3D04s0। ये कहां से निकला है भाई, इलेक्ट्रॉन हम इसमें से जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं यहाँ से मैं निकाल दिया हूं, तो हमें क्या मिल गया है, 3D04s0, तो हमें क्या मिल गया है, Mn+7। और कोई भी एलिमेंट 3D सीरीज का या जो भी पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट है डी ब्लॉक के, वो +7 से अधिक शो नहीं करते हैं, ठीक है। तो पूछा कि कहां इलेक्ट्रॉन कहां से निकालेंगे हम सबसे अधिक शो करने के लिए, देखिए अगर NS से निकालेंगे बस हमें मैक्सिमम 2 मिल सकता है, और n+1 तो होता नहीं है, n+1 होता नहीं है, तो n-1 D से निकालेंगे तो मैक्सिमम मेरे पास 5 आएगा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे अगर हम भर रहे हैं ना, यहाँ भर रहे हैं तो 10 भी आ सकता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर 10 आएगा तो 12 निकल जाएगा, मैक्सिमम निकालेंगे तो 12 हो जाएगा। मान लीजिए अगर यहाँ पे हम इसको यहाँ पे 10 भर देते हैं, 10 2 12 हो जाएगा, पर हम अगर इसको बस निकालेंगे तो बस 10 ही आएगा, अगर इसको बस निकालेंगे 2 आएगा, लेकिन दोनों जोड़ निकालेंगे कितना आएगा, 12 आएगा। और आपको पता है जो 10 और 12 में 12 10 से क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। और अब बस मैग्नीज का भी बात कर रहे थे, इसलिए मैंने यहाँ क्या किया, 5 और 2 कर दिया है। मान लो कोई और होता तो हम कहते कि इसको यहाँ जितने इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लीजिए क्रोमियम होता तो यहाँ पे आपका 4 आ जाता, 5 आता, फिर यहाँ पे 1 आता, उसका 6 मैक्सिमम हो जाता है। और 6 क्यों होता है भाई, 6 क्यों होता है, देखिए क्रोमियम का 3D5 4s1 होता है, इसका जो मैक्सिमम, जो मैं कहूँ अधिकतम जिसकी ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो क्या होती है, 6 होती है। और 6 कैसे मिलता है, हम कहेंगे इसका इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए तो 3D0 और 4s0 हो जाएगा। ये कहां से निकला है, n-1 D5 और 4ns, मतलब मैं कह सकूं ns, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ns और n-1 D का इलेक्ट्रॉन, जो कि 2018 में पूछा गया है। क्वेश्चन कहा देता कि हमें अगर इसका
अक्षीय अवस्था सबसे कम रखनी है, अधिकतम कहा है सबसे कम रखनी है, तो हम कहेंगे हम NH से निकालेंगे। हम कहा निकालेंगे? NH से निकालेंगे। किसी भी क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है।